वेलकम टू क्लास नंबर 9। परसेंटेज की ये अपनी आखिरी क्लास होगी, तो जो बचा हुआ अपना टॉपिक है उसको कवर करेंगे और कुछ जो मिसलीनियस सवाल हैं वो अपने को सॉल्व करने हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन टाइप है वो है एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले सवाल। इस तरह के सवाल अभी रिसेंट में बहुत चल रहे हैं। कुछ इनकम का परसेंटेज दे दिया जाता है कि उतना एक्सपेंडिचर है, फिर इनकम कुछ बढ़ गई तो बताओ परसेंट सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आया, और उस तरह के जो सवाल हैं वो सब कुछ। तो इसके कुछ सिंपल सवालों से शुरू करेंगे और फिर मिसलीनियस सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे। इस वाले सवाल में अगर देखें तो अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। 60% इनकम वो अपनी स्पेंड कर देता है, एक्सपेंडिचर में चली जाती है। अगर उसकी इनकम 15% से बढ़ जाए और उसका एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ जाए तो उसके सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आएगा। बहुत स्टैंडर्ड सिंपल सिंपल से सवाल है, सीधे सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपकी एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो इनको सॉल्व करने का जो सबसे सही तरीका है ना, यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, निकालना भी अपने को यहाँ पे परसेंट है, तो अपने को पता है एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या बता रहे हो अमर? हम्म, इस तरह के सवालों में हमेशा हम क्या करेंगे, सब कुछ बेस तो अपना इनकम रहेगा, तो इनकम को हम लेके चलेंगे। तो कुछ भी एज्यूम कर लो अपने हिसाब से। अगर परसेंट देखें तो 60, 5, 15, तो अगर मैं 100 मान लूँ तो ये सारे परसेंट निकालना उसमें से आसान है, तो मैं इसको 100 मान के कर लेता हूँ। अगर इनिशियल इनकम मैंने 100 मानी तो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा 60, और जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 40। ये हो गया पहला केस। अब बात करते हैं, अगर उसकी इनकम 15% से बढ़ जाए तो उसकी नई इनकम को लिख लेते हैं। 15% से इसको बढ़ाना है तो वो हो जाएगा 115। और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 5% से बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ रहा है, ना कि एक्सपेंडिचर का परसेंट 5% से बढ़ रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर पहले था 60, इसको मुझे बढ़ा देना है कितने, 5% से। तो 60 का 10% 6 होता है, 5 होगा उसका आधा मतलब 3, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 63। 63 उसका नया एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे अब नया जो उसकी सेविंग होगी वो अपने को निकालनी है। तो 115 में से 63 को माइनस करना है, तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे अपना बचेगा 5, 52। ये उसकी नई सेविंग हो जाएगी। अब उन्होंने अपने से पूछा है कि परसेंटेज चेंज बताना है सेविंग में क्या होगा। तो 40 से 52 हो रहा है, मतलब 12 का चेंज आ रहा है। बेस क्या रहेगा यहाँ पे, 40 या 52? 40 है ना, 40 यहाँ पे बेस होगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो भी हो रहा है बढ़ रहा है। और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो वगैरह चला गया, 3 चला गया, 30%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी पैटर्न का एक ये वाला सवाल सॉल्व करो। 70% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, इनकम 24% से बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ गया। सेम चीज सेविंग में क्या चेंज आया होगा परसेंटेज की टर्म्स में। इनिशियल इनकम अगर अगेन 100 मान के चलें तो 70% तो वो खर्च कर देता है, 30 मतलब 100 में से 70 रुपये वो खर्च कर देता है, 30 रुपये वो बचा लेता है। अगर उसकी इनकम 24% से बढ़ जाए तो 100 को 24% से बढ़ा देंगे तो 124। अब एक्सपेक्ट अमर कह रहा है 45%, चेक कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ रहा है, तो 70 को मुझे 15% से बढ़ाना है। 10% इसका होता 7, और 5% और इसका होगा मतलब 3.5, तो 70 प्लस इसका 10% होगा 7, और उसका आधा 5% होगा 3.5, तो ये हो जाएगा अपना 80.5। तो यहाँ पे जो अपना नया एक्सपेंडिचर है वो हो गया 80.5। तो यहाँ से अपने को सेविंग निकाल लेनी है। तो अब माइनस करने के लिए इस 0.5 को अभी के लिए इग्नोर कर दूं तो 80 से लेके 124 तक जाना है, मतलब 44 तो वो हो गया, आधा उसमें से घटा दें तो 43.5। इतना हो जाएगा। बस यहाँ पे सेविंग का परसेंटेज चेंज अपने को निकाल लेना है। तो गैप यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का आ रहा है, 13.5 का। तो उसको 135 और 10 को नीचे लिख लेता हूँ, बेस बनेगा यहाँ पे 30। 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जीरो तो यहाँ पे कट गए, 3 से ये जाएगा 4 बार और 5 बार, 45% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो। 70% अपना खर्च कर देता है, इनकम 20% से बढ़ गई,
एक्सपेंडिचर परसेंट इंक्रीज, लैंग्वेज का देखो यहाँ पे चेंज आ गया। सेविंग में परसेंटेज चेंज निकालना है। मैं तब तक वो चार्ट वो बना लेता हूँ अपना। सौ मानेंगे, 70 रुपए खर्च कर दिए, 30 रुपए बचा लिए, 20% से इनकम बढ़ गई। अब यहां पर मैं क्या लिखूं ना, एक्सपेंडिचर के केस में हम यहाँ पे क्या लिखें, तो एक्सपेंडिचर का परसेंट 10% से बढ़ा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी परसेंटेज में परसेंटेज का चेंज आ रहा हो, उसका मतलब है कि वो उन परसेंटेज को हम लोग को ऐड करना है ना, वो परसेंटेज पॉइंट वाली बात हो जाती है। पहले 70% खर्च करता था, तो अब वो 80% खर्च करेगा, बस ये बात यहाँ पे अपने को देखना था। तो अगर वैल्यू में परसेंटेज का चेंज आ रहा है, तो फिर उसको हम फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लेते हैं कि 10% का चेंज आ रहा है, मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले का कोई परसेंटेज है कि 70% था, इसको 10% से बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 70+10 हम लोग कर देते हैं। 70+10 मतलब 120 का 80% निकालना है, तो 12 × 8 होता है 96, तो 96 तो वो स्पेंड कर देगा, बचा हुआ रहेगा यहाँ पे 24। ये उसका आ जाएगा सेविंग। तो सेविंग में अपने को निकालना है परसेंटेज चेंज, तो 6 से कम हो रही है, कितने पर, 30 पर। ये 1/5 होता है, मतलब 20%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बिल्कुल ऊपर वाले जैसे ही सवाल है, पर लिखा अलग चीज है ना। एक्सपेंडिचर के परसेंट को आपने 10% से बढ़ा दिया है। अभी तक क्या हो रहा था कि आप एक्सपेंडिचर को किसी परसेंट से बढ़ा रहे थे, तो दोनों अलग अलग बातें। ये वाला ट्राई करो। अपनी बचत का 4 गुना वो खर्च कर देता है। सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशो तो दिया है, 4:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इनकम को 20% से बढ़ाना है, तो यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं 100 से स्टार्ट करूंगा कि पहले उसकी इनकम थी 100 रुपए। अब खर्च वो 4 गुना करता है अपनी सेविंग का, मतलब 4:1 का रेशो चल रहा है, इसको 4:1 के रेशो में बांटूं तो वो हो जाएगा 80 और 20। तो 80 रुपए वो खर्च कर देता है, 20 रुपए वो बचा लेता है। तो ये होगी पहले की कंडीशन। बाद में क्या हुआ, इनकम उसकी 20% से बढ़ गई, तो 120 इनकम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 30%, तो एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, मतलब 80 को 30% से बढ़ाना है। इसका 10% होगा 8, 30% होगा 3 गुना करना है, मतलब 24। 80 में 24 को जोड़ देंगे 104। यहां पे अपना बचेगा 16। मतलब उसकी सेविंग जो है आपकी बार घट गई, कितनी घटी, पहले 20 थी अब 16 हो गई, मतलब 4 से घटी कितने पर, 20 पर। ये होता है 1/5। तो 1/5 होगा परसेंटेज की टर्म्स में अगेन 20%, तो 20% से उसकी सेविंग घट गई। तो चाहे यहाँ पे इस पहले वाले पार्ट में वो अपने को परसेंटेज की टर्म्स में दे, या फिर इस तरह से रेशो की टर्म्स में दे, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशिएशन जो अपना रहेगा, इनिशियल पॉइंट अपना रहेगा, वो इसी तरह से रहेगा। इनकम को अपने हिसाब से मान लेंगे। अब ये 100 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज सारे अच्छे अच्छे थे, 20%, 30% सारे इसी तरह के थे, तो 100 थे। कुछ और होता तो हो सकता है फिर हम लोग 1000 की तरफ मुंह कर जाते हैं ना, तो जीरोस के हिसाब से उसको बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, चलो ये वाला सॉल्व करो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा ही सवाल दिख रहा है वैसे तो। यहां पर भी एक्सपेंडिचर सेविंग में 3:1 का रेशो दिया, ऊपर 4:1 का था। अमर कह रहा है 4%, ठीक है।
स्टार्टिंग पॉइंट अपना वही रहेगा कि 100 रुपये मैंने मान लिया 3:1 के रेशियो में बांटना है, तो 75 रुपये खर्च कर देता है, 25 रुपये बचा लेता है। फिर क्या होगा, इनकम उसकी 16% से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 116 उसकी नई इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाएगा, 75 का 10%, 7.5, 20%, 15, इसमें 15 को जोड़ देंगे तो ये अपने को देगा 90। तो 90 से ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो उसकी जो सेविंग है वो 1 रुपये से बढ़ गई। कितने पर? बेस बनेगा यहाँ पे 25, 1/25 होता है 4%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल 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 वैसे के वैसे ही सवाल हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है। या तो रेशो के फॉर्मेट में दे देंगे या आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में दे देंगे, बस। अब कुछ इसके मिक्स सवाल देख लेते हैं, तो इनको करते चलेंगे। अभी के रीसेंट पेपर्स में भी जो सवाल हैं वो मिक्स्ड की कैटेगरी में ही उनको डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के अंदर नहीं आ रहे हैं, जस्ट कॉमन सेंस का अपने को नॉर्मल अपने परसेंटेज का ज्ञान उसमें यूज करना होता है। एक स्टूडेंट से कहा गया था कि किसी नंबर को 5/4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने 5/4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कह रहा 36%। किस नंबर को, क्या नंबर था, ओरिजिनल नंबर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है, तो जो भी नंबर था वो कट जाएगा। तो मान लो कि नंबर जो था वो था 1, है ना, 1 के साथ सारे आपको ऑपरेशन करने थे। तो जब उसको ओरिजिनली करना क्या था, 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 1 को 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो 5/4 मिलता। लेकिन उसने कर क्या दिया, 5/4 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसका आंसर आया वो था 4/5। तो हमें निकालना है कि परसेंटेज एरर कितना आया इनके बीच में। तो सिंपल सा हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 5/4 माइनस 4/5। ये तो अंतर आया होगा किस पर, बेस बनेगा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर 5/4। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर है 25, यहाँ पे 16, मतलब यहाँ पर रहेगा 9, नीचे 5, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 5 तो यहाँ पर है ही, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट गया, 9/25। 100 से मल्टीप्लाई के परसेंट निकालेंगे, 9 4 36। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही। 92, ऐसा भी सवाल देखते हैं। बिल्कुल प्योर कंसेप्चुअल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बस बहुत सारे वेरिएबल देके आपको परेशान करना चाहते हैं। x% of a is same as y% of b, then z% of b is। ये पहली कंडीशन दी है, x% ऑफ a बराबर है y% ऑफ b के। तो यहां से अब निकालना क्या है हमें कि z% कितना होगा b का। ऑप्शन में b कहीं पर भी नहीं है, मतलब b को हमें एलिमिनेट करना है। तो इस वाले रिलेशन से हम लोग b को हटाना चाहेंगे, मतलब b को निकालना चाहेंगे। परसेंटेज तो आपस में कट जाएगा, b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी xa डिवाइडेड बाय y। ये पहली चीज मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, z% ऑफ b। तो z% ऑफ b की वैल्यू ये है xa डिवाइडेड बाय y। ये जहां ऑप्शन में दिख जाए वही आंसर हो जाएगा। तो y डिवीजन में आना चाहिए, b वाले में आ रहा है, zx भी आ रहा है, a भी आ रहा है, परसेंट भी आ रहा है, तो b यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अब कोई फर्क पड़ता है क्या कि z के साथ परसेंट लगाऊं या x के साथ लगा दूं या a के साथ लगा दूं ना। यहाँ पे जो z है, x है, a है, और ये जो परसेंट है, ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो कहीं पे भी लिख दो। 2 × 3 × 4 हो तो उसको 4 × 3 × 2 करके लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, मल्टीप्लीकेशन है। तो वही बात हो गई यहाँ पे। तो बहुत सारे वेरिएबल देके बस वो आपको परेशान करना चाहता है। तो z% ऑफ b था, b कहीं पर है नहीं, मतलब b को हमको एलिमिनेट करना है। पहले वाले पार्ट से हमने b को निकाल लिया, उसको इस वाले में पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट 3 तक का वो पूछते हैं।
फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, या सक्सेसिव डिस्काउंट का जो मल्टीप्लीकेशन वाली बात है उसको लगा के भी कर सकते हैं। मुझे हमेशा सक्सेसिव में मल्टीप्लाई कर लेना पसंद है, तो मैं उसी तरह से आपको करके दिखा देता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, फिर 20%, फिर 30%, तो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे इनके इफेक्ट्स। 10% इफेक्ट देगा 9/10 का, 20% इफेक्ट देगा मुझे 80/100 का, मतलब इसको अभी मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, सारे जीरो रखना चाहता हूँ बस मैं, तो उस हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ। ये हो जाएगा 8/10, अमर क्या आप कह रहे हो BR है, ठीक है। और 30% का हो जाएगा अपना 7/10। सब नीचे सब कुछ जीरो रख रहा हूँ ताकि प्लस माइनस करने, मल्टीप्लाई करने, परसेंट निकालने सब में वो आसान रहेगा, तो नीचे जीरो रखना बेटर है। तो इसको सॉल्व कर लें। 72 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो आया इफेक्ट की वो वैल्यू इतनी हो गई, मतलब पहले 1000 थी अब वो 504 हो गई, तो डिस्काउंट आपने कितना दिया, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे। तो 500 और फिर यहाँ पे 4 है, मतलब ये हो जाएगा 496 डिवाइडेड बाय 1000। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ कट गया, डेसिमल लग जाएगा 49.6। तो जब भी सक्सेसिव निकालना हो और अगर आप मल्टीप्लीकेशन वाली चीज यूज करें तो नीचे 0 को रहने देना। तो जैसे 20% अपने को पता है कि इसका ये 1/5 होता है, तो इफेक्ट 4/5 देता, लेकिन मैं नीचे 5 नहीं लेना चाहता, मैं सबको 10 रखना चाहता हूँ, क्योंकि पता है बाद में चल के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो वहां पे भी जीरो काम आ जाता है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे भी जीरो सीधा सीधा कट जाता है। तो ये थोड़ा सा फायदा है नीचे जीरो रखने का इस तरह के सवाल। फिर 3 चीजों में वो कंपेयर कराने को देता है, इस तरह का सवाल। ए ने 10% ज़्यादा स्कोर किया बी से, बी ने 5% ज़्यादा स्कोर किया सी से। अगर सी का स्कोर 400 है तो ए का नंबर बताओ। फोर सिक्सटी टू आ रहा है आपका, देख लेते हैं। ए ने बी से ज़्यादा स्कोर किया, तो अगर मैं ए बाय बी का रेशो लिखूं तो ये अपने को पता है 11/10 होगा। उसी तरह से बी और सी का अगर मैं रेशो लिखूं तो वो होगा 5% ज़्यादा, 5% मतलब 1/20 होता है, तो ये 21/20, 5% मोर, ठीक है। तो अब b की वैल्यू इस रेशो में 10 है, यहाँ पे b की वैल्यू जो है इस रेशो में 21 है, तो सेम तो है नहीं, तो इनको अपने को मर्ज करना पड़ता है। तो रेशो मर्ज करना है तो इसको 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से अपने को मिलेगा a, b और c का रेशो। a की वैल्यू हो जाएगी 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 और 1, 2, 3, 1। b की वैल्यू हो जाएगी 210, c की वैल्यू हो जाएगी 200। तो ए और ए बी सी में सीधा सीधा रेशियो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब सी की वैल्यू ने दे रखी है 400, मतलब 200 की वैल्यू 400 है, मतलब सबको डबल कर देना है बेसिकली। ए के नंबर भी डबल हो जाएंगे, तो 4, 6 और 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। परसेंटेज में इसी तरह से लैंग्वेज बना बना के सवाल बनते जाते हैं। दो किताब की प्राइस 3:4 के रेशो में है। पहले की कीमत को 10% से बढ़ाया, तो दूसरे को 4 रुपए से। एक को परसेंटेज के टर्म में बढ़ा रहे हैं, एक को एब्सोल्यूट वैल्यू की टर्म्स में बढ़ा रहे हैं। पहले की बात करें तो उनकी जो कीमत है वो 3:4 के रेशियो में, तो एक्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेता हूँ अभी के लिए।
प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, पहली किताब को 10% से बढ़ाया, मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 11/10, तो इसको मैंने 10% से बढ़ा दिया, और दूसरी किताब को 4 रुपए से बढ़ाया, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा +4, और ये बराबर हो जाएगा किसके, रेशो डज नॉट चेंज, रेशो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3:4 में एज इट इज लिख लूंगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स के लिए वैल्यू निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 3 तो कट रहा है यहाँ से, 4 भी यहाँ से कट जाएगा, इसको 1 बना देगा, इसको भी 1 बना देगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये अपने को देगा 11x बराबर हो जाएगा 10 उस तरफ जाके 10x + 10, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 10। उन्होंने पूछा है फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकंड बुक, सेकंड प्राइस की ओरिजिनल कीमत थी 4x, तो ये हो जाएगी 40, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी परसेंटेज का ऐसा सवाल हो जो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये किसी पढ़े हुए टाइप में से नहीं आ रहा, तो उसको हमेशा सिंपल सी इक्वेशंस बना के अपने को सॉल्व कर लेना है। 96, ये रेशो बेस्ड सवाल है ना, आगे जब रेशो वाले टॉपिक्स देखेंगे तो वहां पे भी ऐसे सवाल अपने को दिखेंगे। परसेंटेज हो या रेशो, बात एक ही होती है, परसेंटेज भी रेशो ही है जिसके बेस पे 100 है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है क्योंकि इस तरह के सवाल पहले कई बार आ चुके हैं, तो इनको करने की बढ़िया सी मेथड डेवलप हो चुकी है। हमेशा ए और बी, ये दो लोग ले लिए और इनका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसके रेशियोज में हम लोग काम कर रहे होते हैं। ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5 इनकम के लिए। फिर ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ पे 70% मतलब 7 और 10, और ए की जो इनकम है वो 75% है बी के एक्सपेंडिचर के। अब ये 3/5 अपना अलग रेशो चल रहा है, 7/10 अलग रेशो चल रहा है ना, और यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इन रेशोज के बारे में भी बात करो कि ये जो है ये होना चाहिए 75%, 75% मतलब 3 और 4 के रेशो में। तो अभी अगर इसके बीच में रेशो देखूं तो 3 और 10 है, मतलब अभी तो ये अपना काम चलेगा नहीं, तो अब इसमें क्या करें, इसमें हम यूज करेंगे रेशो मर्ज, रेशोज को मर्ज कर रहे होते हैं, तो हमें जो रेशो चाहिए वो 75% के चाहिए इनके बीच में, ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर, मतलब मुझे चाहिए 3:4 बनाना ही है। अभी ये 3:10 के रेशो में, तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले वैल्यूज को सेम कर लो और फिर 3 और 4 को उनसे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये 3 है और ये 10 है, तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों रेशो चल रहे हैं। फिर नीचे वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 से हो रहा है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 30 बन गया, यहाँ पर 30 बन गया। अब ये दोनों सेम हो गए, अब मैं इनको 3 और 4 के रेशो में ढाल दूंगा, कैसे, इस वाले रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये वाला ए की इनकम और बी का जो एक्सपेंडिचर है ये दोनों अब 3:4 के रेशो में आ गए, है ना। तो जो ग्रीन में लिखे थे ये दोनों का आपस में रेशो चल रहा है, तो जो नंबर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा वही मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेड में जो लिखे थे इनका भी आपस में रेशो चल रहा था, तो जो नंबर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा वही इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस, तो ये था अपना रेशो मर्ज, 2 रेशो दिए थे और तीसरे रेशो से उसको अपने को मर्ज करना होता है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो पहले तो देख लें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 3 3 3 और 3, मतलब 3 एक एक 3 तो सब जगह से हम हटा सकते हैं, आराम से हटा सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी वो इसको कुछ अलग कलर से लिख लें, इससे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गई 30, ये हो गई 28, ये हो गया 50 और यहाँ पे 40। तो यहाँ से मैं सेविंग निकाल सकता हूँ, सेविंग कितनी हो जाएगी, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10, ये इनका सेविंग का रेशो बन जाएगा 2:10। तो उन्होंने बोला है फाइंड द रेशो ऑफ ए सेविंग टू बी सेविंग, इन दोनों का रेशो चाहिए तो 1:5, 1:5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ये सवाल होते हैं अपने रेशो मर्ज के, रेशो मर्ज।
और भी तरीके हो सकते हैं, आप वैल्यूज लेके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, पर मुझे वो लेंदी लगता है, वो तरीके से हम काफ़ी लेंदी चले जाते हैं। यहाँ पे बस रेशोज लिखना है और उनको मैनिपुलेट करना है, क्योंकि आगे चल के हम लोग रेशोज वैसे भी पढ़ेंगे और पूरे रेशोज को तो हम पूरे पूरे एरिथमेटिक में यूज़ करेंगे। तो ये रेशो मर्ज करने वाली जो टेक्निक है ये पूरे एरिथमेटिक में काम आती है। तो एक चीज़ ऐसी सीख लो जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह काम आए, तो वो मेथड मुझे, तरीका मुझे सही लगता है, इसलिए मैं इसको प्रिफर करता हूँ। एक और सवाल इस पर। मंथली सैलरी ए और बी की साथ में है ना, टुगेदर 40,000 है। 85% खर्च कर देता है, बी 95% खर्च कर देता है। अगर उनकी सेविंग बराबर है तो सैलरी निकालनी है ए की। इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इसी में अगर मैं रेशोज यूज करना चाहूँ, है ना, इस सवाल को आराम से इजीली इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक इस तरह से रेशो में बना के इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले सवाल में हमने उसे इस तरह से कुछ सॉल्व किया था। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी। 85% का मतलब होता है 17/20। तो अब की बार क्या हो रहा है कि वो 20 रुपए अगर उसकी इनकम है तो वो 17 रुपए खर्च कर दे रहा है। अब की बार रेशो इस तरह से चल रहा है। ऊपर वाले सवाल में ए और बी में दिया हुआ था कि वो 60% है, 70% है, इस तरह से। अब की बार इस तरह से वर्टिकल चल रहा है कि ए की इनकम और ए के ही एक्सपेंडिचर में रेशो। तो 85% था तो उसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि अगर इनकम 20 है तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 17। तो यहां से इसकी सेविंग हो जाएगी 3। अब बी की अगर बात करें तो बी जो है 95% सैलरी अपनी खर्च कर देता है। तो 95% का मतलब है, रेशो में देखें तो 19/20। मतलब ये अगर 20 रुपए कमाता है तो ये 19 रुपए खर्च कर देता है और 1 रुपए बचा पाता है। अब कंडीशन उन्होंने अपने को ये दी है कि इफ देयर सेविंग्स आर सेम, सेविंग्स उनकी सेम होनी चाहिए। तो सेविंग अभी तो यहाँ पे इसकी 3 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट है, मतलब सेविंग सेम नहीं हो रही है, तो उसको बना देंगे सेम। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे मुझे 3 चाहिए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब की बार वर्टिकल रेशो चल रहा है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, दोनों की इनकम का रेशो था, दोनों की एक्सपेंडिचर का रेशो था, लेकिन अब की बार खुद की ही इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो इस तरह से नीचे चल रहा है। अब की बार आप देखोगे सेविंग यहाँ पे अब की बार सेम हो गई। बस अब देख लेते हैं, तो इनकी जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी, 20 यूनिट इसके पास, 60 यूनिट इसके पास, मतलब 80 जो है यूनिट वो करस्पॉन्ड करता है, इनकी टोटल इनकम है 40,000 को, 40,000। और हमें निकालना है ए की सैलरी। ए की सैलरी मतलब 20 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, 4 से डिवाइड कर देना है, मतलब 10,000 हो जाएगी वो। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ये हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी वेरिएबल वगैरह एक्स्ट्रा मुझे लेना नहीं पड़ रहा, कुछ वैल्यू एज्यूम नहीं करनी पड़ रही, रेशियोज लेके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर इस तरह की मेथड लगाने के पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह के अगर 7-8 सवाल अगर कर लेंगे तो अपने आप दिखने लगे कि अच्छा ये सवाल है, इसमें इस तरह से रेशो बनता है कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग ये दिखे, तो हम वहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इजीली उसको रेशियोज लेके सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस की बात है, जितनी इस मेथड में जितनी प्रैक्टिस डेवलप करोगे उतनी बनेगी। मान लो कि नहीं भी बनी, नहीं समझ में आ रहा, टफ लगता है, तो फिर इस तरह के सवालों में क्वेश्चन बना लेना। पर यहाँ पे क्वेश्चन बनाना ठीक है, इसके ऊपर वाले में क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए प्रेफर्ड होता है ना, मेथड अगर डेवलप हुई है, किसी ने करी है, बनाई है, तो हमको उसका फिर यूज़ करना चाहिए। तो ये था अपना परसेंटेज। फौरी तौर पे इतने अपने सवाल रहेंगे, और ओवर द टाइम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे तो और भी परसेंटेज के क्वेश्चन से अपन टकराते रहेंगे, बाकी के टॉपिक्स को टच करते चलेंगे। और आपके क्वेश्चंस थे उनको अब सॉल्व कर लेते हैं।